हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैसियस स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ अर्थात आणविक वेगों का वितरण। आणविक वेगों के वितरण को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि अणुगतिक समीकरण क्या होती है। अणुगतिक समीकरण जो है वह इस प्रकार होती है PV = mc²/3, जहाँ कैपिटल M है मोलिकुलर वेट, C है वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड P है प्रेशर ऑफ द गैस एंड V है वॉल्यूम ऑफ द गैस। और कैपिटल M यानी मोलर मास को हम रिप्लेस कर सकते हैं M और N से, यानी Mn, जहाँ M है मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड N है नंबर ऑफ मोल्स। तो PV = 1/3 mc² और PV = 1/3 mnc²। तो C जहाँ है वो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी यानी मॉलिक्यूल का वेग है। हमें पता है कि ये जो C है यहाँ, यह C क्या है? यह C RMS वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे कि वर्ग माध्य मूल वेग भी कहा जाता है। हमें पता है कि किसी भी गैस के सभी अणु दिए गए ताप पर एक ही वेग से अर्थात निश्चित वर्ग माध्य मूल वेग से गमन करते हैं। अणुगतिक समीकरण में यह बताया गया, परंतु वास्तव में सभी अणुओं के वेग समान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के अणु लगातार निरंतर एक दूसरे से एवं पास की दीवारों से टकराते रहते हैं और इस कारण टकराने के कारण उनका वेग लगातार बदलता रहता है। और ऐसी असंख्य टक्करों के परिणाम स्वरूप जो अणुओं के मध्य संवेग अर्थात संवेग जिसे कि हम मोमेंटा कहते हैं, उसका एक्सचेंज होता है और जिसके कारण कुछ अणु तो गमन करना बंद कर देते हैं और कुछ अणु बढ़े हुए वेग से गमन करते हैं और कुछ अणुओं के वेग कम हो जाते हैं। अर्थात कुछ अणु बढ़े हुए वेग से गमन करते हैं, वे अणु जब दूसरे अणुओं से टकराते हैं तो और अधिक उच्च वेग से गमन करने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अणुओं के वेग में बहुत अधिक अंतर आ जाता है और यह अंतर शून्य से लेके अनंत तक उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अणु जो हैं उनके वेग शून्य से लेके अनंत परास तक हो जाते हैं। और टक्करों के परिणाम स्वरूप यानी कोलिजन के परिणाम स्वरूप अणुओं के सिर्फ वेगों में ही परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उनके गमन करने की दिशा जो है, मूवमेंट की दिशा है, वह भी चेंज हो जाती है। अतः उनकी गतिज ऊर्जा एवं गतियों का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुनर्वितरण होता है। अर्थात अणु भिन्न भिन्न वेगों से चलने लगते हैं और उनकी गतिज ऊर्जाएँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। बोल्ट्जमैन ने अणुओं के मध्य ऊर्जा का वितरण का जो व्यंजक है वह इस प्रकार से दिया, Ne/N0, अर्थात ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा E है वह N, उनकी संख्या N तथा N0 एवोगैड्रो नंबर = एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -e/kT। E इज द एनर्जी, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। तो यहाँ पर N0 कुल अणुओं की संख्या हो गई, Ne उन अणुओं की संख्या है जिनकी एनर्जी E है और E है या E से अधिक ऊर्जा रखते हैं। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T परमताप है। फिर इसके बाद सन 1860 में J.C. मैक्सवेल ने अपना थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया, प्रायिकता सिद्धांत दिया। प्रायिकता सिद्धांत का उपयोग किया उन्होंने और आणविक वेगों के वितरण उपयोग करके एक नया नियम दिया जिसे कि आणविक वेगों का वितरण नियम कहते हैं या लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ कहते हैं। इस नियम के अनुसार, मैक्सवेल के नियम के अनुसार, गैस के अणु शून्य से लेकर काफ़ी अधिक वेग परास में वितरित होते हैं। मैक्सवेल ने बोल्ट्जमैन समीकरण और प्रायिकता के सिद्धांत का उपयोग करते हुए एक सरल व्यंजक व्युत्पन्न किया जो यह बताता है कि वास्तविक वितरण जो होता है वह ताप एवं टेम्परेचर एवं गैस के मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। और यह इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है मैक्सवेल के जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ है, उसका जो मैथमेटिकल व्यंजक है वो कुछ इस प्रकार से है, dN/N = 4π m/2πRT की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -mc²/2RT × c² dc, जहाँ C अणुओं का वेग है, dN/N अणुओं की वह फ्रैक्शन है जिसका वेग C और C + dc के मध्य में होता है। कैपिटल M गैस का मॉलिक्यूलर वेट है, R गैस स्थिरांक यानी गैस कांस्टेंट है, T परमताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है
और प्रोबेबिलिटी जो है अणुओं के C प्लस DC परास में जिन अणुओं के वेग हैं उनके पाए जाने की प्रायिकता, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके बराबर होगी, 1/n dN/dC। तो यहाँ से DC को हम dN/n यानी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो यह dN/n इंटू DC जो है यह प्रोबेबिलिटी बन जाती है, और प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाता है 4πm/2πRT की पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस mc²/2RT इंटू c²। तो P उन अणुओं की प्रायिकता है, उन अणुओं की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है जिनका वेग C एवं C प्लस DC की परास में हो। मैक्सवेल का जो यह वितरण वेग नियम है, यह नियम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का आणविक वेगों का वितरण नियम कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी है या उन अणुओं का अंश है जिनकी वेग यानी जिनकी वेलोसिटी C एवं C लेते हैं, तो इस प्रकार से हमें डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्लॉट्स प्राप्त होते हैं। मान लिया T1 टेम्परेचर पर फर्स्ट प्लॉट हमें प्राप्त हुआ, T2 टेम्परेचर पर सेकेंड प्लॉट हमें प्राप्त हुआ, और T3 टेम्परेचर पर थर्ड प्लॉट हमें प्राप्त हुआ। और हम देखते हैं कि T1 जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा T2 का टेम्परेचर है, और T2 टेम्परेचर से भी ज़्यादा T3 टेम्परेचर है। यानी हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, कम टेम्परेचर का ग्राफ T1 जो फर्स्ट ग्राफ है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर का ग्राफ सेकेंड ग्राफ है, और उससे ज़्यादा टेम्परेचर का ग्राफ थर्ड ग्राफ है। तो ये तीनों ग्राफ में हम ये देख पाते हैं कि जो पीक है, इस पीक की जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को, उस वेग को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी सर्वाधिक संभाव्य वेग अल्फा कहते हैं, तथा पीक के साइड में जो वेलोसिटी है, वेग है, वो एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग कहते हैं। तथा यह जो वेग है इसे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी CRMS या C कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ताप का क्या प्रभाव इस वितरण नियम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, यह जो पीक है, यह पीक का मान कम होता जाता है, पीक की वैल्यू कम होती जाती है, तथा कर्व हमारा ब्रॉड होने लगता है। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे ये जो कर्व है, यह कर्व ब्रॉड होने लगता है, तथा पीक जो है वो पीक का मान यानी हाईएस्ट जो पीक है वो कम होती जाती है। तो इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि स्थिर ताप पर जो वितरण कर्व हैं, इनको हम निम्न निष्कर्ष इनसे निकाल सकते हैं। कि बहुत कम व बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या लगभग नगण्य होती है। जैसा कि हमने कर्व में देखा कि बहुत कम और बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। देखिए, यह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है उन अणुओं का अंश जिनका वेग C एवं C प्लस DC परास के मध्य उपस्थित है, या प्रोबेबिलिटी उनकी पाए जाने की प्रायिकता। तो बहुत कम या बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम है, ये अणुओं की संख्या को बता रहा है, यह y अक्ष, और यह अणुओं के वेग को बता रहा है वेलोसिटी। तो बहुत कम या वह बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि P का मान जहाँ प्रोबेबिलिटी का मान कम है, और जबकि प्रायिकतम वेग वाले अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। सेकेंड फैक्टर ये कि ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रायिकतम वेग के मानों में वृद्धि होती है, यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मान बढ़ता है। देखिए, ताप जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे यह मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है अल्फा, तो अल्फा का मान बढ़ रहा है, क्योंकि यह एक्स एक्सिस में वेलोसिटी को ही बता रहा है, वेग को ही बता रहा है। तो देखिए, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे यह अल्फा का मान, यहाँ अल्फा T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्फा है प्रायिकतम वेग का मान, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रायिकतम वेग का मान अल्फा डैश है, और T3 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रायिकतम वेग का मान अल्फा डबल डैश है। अर्थात जैसे जैसे हम तापक्रम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रायिकतम वेग यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मान बढ़ता जाता है।
और जैसे जैसे हमने तापक्रम बढ़ाया वैसे वैसे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी उन अणुओं का अंश जिनका वेग C+dc परास में है, उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अणुओं का अंश यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मान कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हमने तापक्रम बढ़ाया देखिए n फर्स्ट कर्व का यानी T1 टेम्परेचर के का कर्व है वह उनके अणुओं की संख्या प्रायिकतम वेग वाले अणुओं की संख्या n है। T2 टेम्परेचर पर जो सेकंड कर्व है, सेकंड कर्व का के प्रायिकतम वेग वाले अणुओं की संख्या n' है तथा T3 टेम्परेचर पर प्रायिकतम वेग वाले अणुओं की संख्या n' है। तो जैसे जैसे हमने ताप बढ़ाया वैसे वैसे प्रायिकतम वेग रखने वाले अणुओं की संख्या घटती जाती है। तो इससे हमने यह निष्कर्ष निकाला। तो कौन सा यह निष्कर्ष इस प्रकार से हुआ कि ताप बढ़ाने पर प्रायिकतम वेग वाले अणुओं की संख्या घटती जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो निष्कर्ष है वह क्या है कि ताप बढ़ाने पर वक्र की चौड़ाई बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं यह वक्र की चौड़ाई बढ़ती जाती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वेग में कम अंतर वाले अणुओं का अंश यानी वेग में कम डिफरेंस होता जाएगा। अणुओं के वेगों में डिफरेंस जो है उसका मान कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ते जाएंगे और टक्करों की संख्या बढ़ने पर ज़्यादातर अणुओं का वेग जो है वह बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यह निष्कर्ष निकाला। और जो ग्राफ है, प्रत्येक जो ग्राफ है उसके लिए उन अणुओं की संख्या यानी प्रायिकता जिनका वेग 0 से अधिक है, उनके वेग c का मान बढ़ने से उनकी प्रायिकता बढ़ती है, एक मैक्सिमम को प्राप्त होती है और फिर तेज़ी से कम होने लगती है। तथा वेग c के अधिक मान के लिए अधिक वेग पर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के मान में कमी का कारण क्या होता है? यह कमी का कारण है c², जो कि इसकी वृद्धि की तुलना में चरघातांकी पद यानी एक्सपोनेंशियल टर्म जो है उसमें शीघ्रता से कमी होना है। यानी c² की वृद्धि की तुलना में चरघातांकी पद है उसके मान में ज़्यादा शीघ्रता से कमी हुई है। c² में तो वृद्धि हुई है परंतु चरघातांकी पद के मान में शीघ्रता से कमी हुई है, और अतः स्पष्ट है कि बहुत निम्न वेग व बहुत उच्च वेग वाले अणुओं की संख्या जो है वह वो बहुत कम होती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ हमारा जो वक्र है यह वक्र असममित है, एसिमेट्रिकल है, इसका सुस्पष्ट उच्चिष्ट है यानी एक मैक्सिमा भी है और क्लियर मैक्सिमा है। अतः प्रत्येक ताप पर अधिकांश अणु का मैक्सिमा पर जो वेग होता है वही वेग होता है। प्रत्येक ताप पर अधिकांश मैक्सिमम अणु जिस वेग को रखते हैं वह वेग जो होता है प्रायिकतम वेग यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, जिसे कि हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा उच्चिष्ट के समीप चूँकि मैक्सिमम के समीप जो कर्व है वह हमारा एसिमेट्रिकल है, अतः यह प्रायिकता वेग यानी मोस्ट जो है वह एवरेज वेलोसिटी के कोइंसाइड यानी संपाती नहीं होते हैं। और ताप का प्रभाव, जैसा कि हमने अभी कर्व देखा था तो हमने पढ़ा था कि प्रायिकता वेग का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप जितना अधिक होता है उतना ही अधिक प्रायिकता वेग यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा होती है। और ताप के बढ़ने पर सारा वक्र जो है हमारा वह दाहिनी ओर यानी राइट साइड की ओर खिसक जाता है और मैक्सिमा की जो हाइट है वो कम हो जाती है, ऊंचाई कम हो जाती है, कर्व ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। और कर्व की ब्रॉडनिंग यह दर्शा रही है कि हाई टेम्परेचर्स पर सामान्य से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार से आज हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वितरण नियम पढ़ा। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।